इशू ऑफ शेयर के कर लिए सारे। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 देख रहे हैं अभी अपन। एक्स कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड 4000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच टू द पब्लिक। एप्लीकेशन आई 5000, यानी एप्लीकेशन आई ज्यादा, तो फिर ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। डिबेंचर वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा, यानी इनका पैसा वापस नहीं किया, एडजस्ट कर दिया, और पैसा वो जो है अलॉटमेंट तक आप रख सकते हैं। The money of these debenture payable 30 on application, 40 on allotment, 20 on first call, 10 on second call, ये पैसे हो गए। The person who was allotted 100 debenture failed to pay the amount due at the time of allotment. 100 लोगों ने डिबेंचर पे पैसा नहीं दिया। However, बल्कि उसने ये पैसा पे कर दिया, paid the amount with first call के साथ दे दिया, ठीक है। और ऐसे another person who was allotted 200, उसने दोनों कॉल नहीं दी, ठीक है। तो अब देखो 5000 एप्लीकेशन आई है आपके पास, तो 5000 पे कितने रुपए एप्लीकेशन पे? एप्लीकेशन पे 30 रुपए, तो ये आपके आ गए 1.5 लाख बैंक टू एप्लीकेशन। इसमें से 4000 डिबेंचर के 100 रुपए 30 रुपए, 4000 डिबेंचर के 30 रुपए, यानी 1,20,000 तो आप डिबेंचर एप्लीकेशन का डिबेंचर में ट्रांसफर कर दोगे, बाकी बचे 30,000। वो 30,000 आपसे एप्लीकेशन में से कहाँ चल जाएंगे? अलॉटमेंट में। तो इसी एंट्री को डिबेंचर एप्लीकेशन जिसको डेबिट किया था उसको फिर डेबिट करेंगे, और वो पैसा कहाँ चल जाएगा? अलॉटमेंट में, ठीक है। हमारे पास 4,000 डिबेंचर है, हम डिबेंचर पे अलॉटमेंट में 40 रुपए मांगेंगे, तो 4,000 इंटू 40 1,60,000 मांग लो। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 1,60,000 रुपए मांग लिए। अब हमें कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, और वो कुछ लोग कितने थे? 100। इन 100 डिबेंचर्स पे हमें पैसा नहीं मिला, तो ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन आई थी 5,000, जबकि शेयर लॉट के 4,000, तो रेशियो हो गया 5:4। तो जिन 100 ने पैसा नहीं दिया उन्होंने भी तो 5:4 में ही एप्लीकेशन दी होगी। तो 100 तो है 4 के लिए, 5 के लिए कितना होगा? तो आ जाएगा 125। उन्होंने 125 एप्लीकेशन दी होगी, तो कितनी ज्यादा दी होंगी? 25 एक्सेस एप्लीकेशन दी थी। 25 एक्सेस एप्लीकेशन, और एक एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे? एक एप्लीकेशन पे थे 30 रुपए, तो 25 इंटू 30, 750 रुपए इनके एक्सेस आए हुए थे। इनके 750 रुपए एक्सेस आए हुए थे। जब इन 100 शेयर्स पर मैंने अलॉटमेंट के पैसे मांगे, कितने रुपए? 40, 4,000, तो कहेंगे भाई साहब 750 तो हमारे पहले ही ज्यादा आए हुए। हम कहेंगे ठीक है, ये एडजस्ट कर लो, बाकी 2550 दे दो, और वो इन्होंने नहीं दिए। तो इस तरीके से कंपनी को अलॉटमेंट के वक्त नुकसान 4,000 का नहीं हुआ, 3,250 का हुआ, क्योंकि 750 तो उसके पास पहले से ही आए हुए थे। तो 3250 रुपए जो है ना वो आपके लेस होंगे। अब अलॉटमेंट में आने कितने हैं? अलॉटमेंट में आपने मांगे 1,60,000, उसमें से अलॉटमेंट में 30,000 तो आ गए, पहले ही एक्सेस आ गए थे यहाँ से। तो 1,60 में से 30 आ चुके, तो अब कितने आने चाहिए? 1,30, और 1,30 में से 3250 नहीं आ रहे, आपके पास 1,30 आने चाहिए। 1,30 कैसे है मैंने आपको बता दिया है कि 1,60 मांगे, 30 आ चुके हैं, तो अब कितने आएंगे? 1,30। 1,30 में से ये 3250 नहीं आ रहे, तो आ कितने रहे हैं? 1,26,750। इसीलिए अलॉटमेंट के वक्त बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 1,26,750 लिया गया। और इसके अलावा आपको कहा गया है कि इन 200 शेयर्स ने अपना पैसा अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया, यानी आगे के 20 और 10 30 रुपए, 200 शेयर्स पे 30 रुपए, 200 शेयर्स पर 30 रुपए अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया, तो ये कॉल से एडवांस अकाउंट में आ जाएगा, और 6,000 रुपए यहाँ आ गए। तो 1,26,750 अलॉटमेंट के, 6,000 रुपए आपके अदर आगे की कॉल्स के, टोटल जो आपको अलॉटमेंट के वक्त पैसा रिसीव हुआ वो 1,32,750 रिसीव हुआ। नाउ आप फर्स्ट कॉल मांगोगे, फर्स्ट कॉल आप रिसीव करोगे, तो देखो कॉल से एडवांस के टोटल 6,000 रुपए आ चुके हैं, उसमें से 200 इंटू 20 4,000 रुपए तो फर्स्ट कॉल के हैं, और 200 इंटू 10 2,000 आपके सेकंड कॉल के हैं, कुल मिलाकर 6,000 रुपए आपके हैं। फर्स्ट कॉल पे आपने रुपए मांगे 4,000 इंटू 20 80,000, उस 80 में से 4 तो पहले ही आ चुके हैं, कौन से? ये वाले 4, तो ये 4 तो आप एडजस्ट कर लो, डेबिट कर दो, कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट फर्स्ट कॉल में डाल दो।
तो फर्स्ट कॉल में आपने टोटल मांगे थे 80, 80 में से 4 आ चुके हैं, तब कितने आएंगे 76। इसीलिए आप चेक करो डिबेंचर फर्स्ट कॉल में 76 आएंगे। और अलॉटमेंट के जो 3250 यहाँ नहीं आए थे, यहाँ नहीं आए थे, अपन ने निकाले थे ये रे, वो 3250 भी अब रुपए मिल रहे हैं, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ये एंट्री अलग से कर देना और ज्यादा अच्छा है, एंट्रीज को मिक्स ना करें, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट अलग से कर दें, 3250 भी आ गए। फिर आपने सेकंड कॉल मांगी 4000 पे 10 डिबेंचर, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 40000 रुपए, उसमें से भी ये 2000 रुपए पहले आ चुके हैं, आपने कॉल से एडवांस में क्रेडिट कर रखे, उसको डेबिट करो, और फाइनल कॉल रिसीव कर के पैसे आ गए 2000 रुपए उसमें डाल दो। 40 में से 2 आ चुके हैं, तो अब कितने आएंगे 38, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल 38,000 रुपीज आप रिसीव कर लेंगे। इस तरह से अलॉटमेंट बाद में आया, कॉल्स पहले आ गई और प्रोराटा भी है, तो ये एक आइडियल क्वेश्चन है और इसलिए एग्जाम में आया हुआ है, यूनिवर्सिटी एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख रहे हैं अभी अपन। ऑन 1 अप्रैल जेड लिमिटेड ऑफर्ड पब्लिक 5 लाख डिबेंचर है 100 रुपए का एक एट डिस्काउंट ऑफ 5%। तो 5 लाख डिबेंचर है 100 रुपए का, यानी 5 करोड़ का इशू है और 5% डिस्काउंट पर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 4 करोड़ 75 लाख और 4 करोड़ 75 लाख डेबिट किया। सर आपकी आवाज कट रही है। तो आपका 5 लाख का इशू है, 5 करोड़ का इशू है, उसका 5% डिस्काउंट में चला गया 25 लाख, बाकी 4 करोड़ 75 लाख रुपए आपका ट्रांसफर हो गया। नाउ आगे आपका लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वुड बी पेड हाफ ईयरली, 2 डेट दे दी 30 सितंबर और 31 मार्च, 10% उस पर टीडीएस भी ऐसा भी कहा। इन रिस्पॉन्स टू कंपनीज ऑफर पब्लिक सब्सक्राइब, पब्लिक ने पूरे 5 लाख डिबेंचर पे कर लिया, तो अपन ने 5 लाख की एंट्री कर दी। कंपनी मेड अलॉटमेंट और डिबेंचर ऑन 1 जून। ऑन द सेम डेट जेड लिमिटेड बोरोड किए 1 करोड़ 50 लाख फ्रॉम द आदर्श बैंक लिमिटेड एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 9%, और अपने 12% डिबेंचर उनके पास गिरवी रख दी, जिनको कि हम कोलेटरल सिक्योरिटी पे कहते हैं, इशू और डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसकी क्या एंट्री होगी देखो। सबसे पहले आपने 1.5 करोड़ का लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 1 जून को 1 करोड़ 50 लाख का आपने लोन लिया, ठीक। इस पे एक एंट्री आपके डिबेंचर इशू करने की हो सकती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। वो अगर आप कोलेटरल सिक्योरिटी का मेथड एक दूसरा होता है उससे करेंगे तो एक एंट्री आपको और करनी पड़ेगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और अपने 3 करोड़ के उनको डिबेंचर जो है वो दे दिए हैं, तो 3 करोड़ की एंट्री आपकी ये हो जाएगी, क्योंकि आपने 3 लाख कोलेटरल सिक्योरिटी पे दे दी ना डिबेंचर, ये उनकी भी एंट्री हो जाएगी। अब आपको इंटरेस्ट पे करना है, 5 करोड़ के आपके डिबेंचर हैं, 5 करोड़ का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और उस पर इंटरेस्ट की रेट आपकी कितनी दे रखी है वो आप चेक कर लो, वो दे रखी है 12%। 5 करोड़ का 12% होता है आपका 60 लैक्स, तो 60 लाख का इंटरेस्ट होना चाहिए, पर आपने डिबेंचर इशू ही 1 मई को किए हैं, तो 10 ही महीने का ब्याज लगेगा आपका। तो लेकिन अभी तो 30 सितंबर आई है, तो 1 मई से तो गिनेंगे, तो मई, जून और जुलाई, अगस्त और सितंबर। देखिए डिबेंचर का जो अलॉटमेंट हुआ है ना वो 1 जून को हुआ है, तो इंटरेस्ट 1 जून से चालू होगा, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने का इंटरेस्ट आपको देना है। तो 5 करोड़ का 12% और 4 महीने के लिए आपका होता है 20 लाख। डिबेंचर इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। इसका 10% आप टीडीएस काट लेंगे, ये टीडीएस 2 लाख, 20 लाख का 10% 2 लाख, बाकी 18 लाख आपको पब्लिक को पे करना पड़ेगा, आप टू बैंक कर दो, ठीक है। ये टीडीएस को आपने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि आपकी लायबिलिटी है, नेक्स्ट एंट्री में आप इस लायबिलिटी का पेमेंट कर देंगे, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये 2 एंट्रीज हो गई। अब ये एंट्री दोबारा होंगी, लेकिन इस बार 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ये एंट्री दोनों दोबारा होंगी, इस बार 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 5 करोड़ का 12% और 6 महीने के लिए, तो 30 लाख का जो है वो आप इंटरेस्ट जो है वो उस पर पे करेंगे। तो 30 लाख का आपको इंटरेस्ट पे करना है, 30 लाख का 10% टीडीएस में आपका चला गया 3 लाख, बाकी के 27 लाख रुपए जो है वो आप पब्लिक को पे कर दोगे, और ये 3 लाख का टीडीएस जो कि आपकी लायबिलिटी था, क्रेडिट हुआ, आप उसका पेमेंट करोगे, तो टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक 3 लाख रुपए का आपने पेमेंट कर दिया। आपने लोन लिया था और लोन था आपका 1.5 करोड़ का,
9% पे लोन लिया था, उसका ब्याज आपने अभी तक नहीं दिया है, तो वो भी एक्रूड आपको करना पड़ेगा। और वो आपने लोन कब लिया था उसकी तारीख आपको देखनी पड़ेगी ऑन द सेम डेट, यानी 1 जून की बात हो रही है। 1 जून को इन्होंने लोन लिया है और 1.5 करोड़ का लोन लिया, तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा 10% का, 9% का। तो 1.5 करोड़ का 9% 10 महीने के लिए निकालोगे तो 11,25। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन को डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा खर्चा है, और पे कर देते तो टू बैंक आ जाता है, जैसे यहाँ पे कर दिया, पर यहाँ टू बैंक नहीं आ सकता, यहाँ एक्रूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा, वो जो भी वर्ड आप यूज करो। अब साल भर में जितना भी इंटरेस्ट डेबिट किया वो आपका खर्चा है, वो P&L से चार्ज होगा। तो चेक करो आपने डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ कहाँ डेबिट किया। सबसे पहले आपने डिबेंचर इंटरेस्ट यहाँ डेबिट किया 20 लाख से, फिर आपने डिबेंचर इंटरेस्ट यहाँ डेबिट किया 30 लाख से, टोटल 50 लाख का। अब उसको P&L से राइट ऑफ करने का टाइम आ गया है, आप P&L से चार्ज करोगे। P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट 50 लाख। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी आपका खर्चा है 11,25,000, आपने उसको डेबिट किया था, अब उसको चार्जिंग करना है, तब उसको क्रेडिट करेंगे, वो भी P&L से चार्ज हो जाएगा 11,25,000। इस तरह से आपकी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। बैलेंस शीट में जब आप दिखाओगे तो आपके 5 करोड़ के डिबेंचर हैं और 1.5 करोड़ का आपका लोन है। इस बैंक लोन के ब्रैकेट में आपको दिखाना पड़ेगा कि ये लोन आपने लिया है 3 करोड़ के डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू कर। इस पे 11,25 का इंटरेस्ट अभी पे करना बाकी है, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी है, और जो डिस्काउंट पर आपने इशू किया तो वो डिस्काउंट आपकी एसेट बन जाएगा। इस तरीके से आपको उसको बैलेंस शीट में जो है दिखाना पड़ेगा। मैंने डमी एंट्री आपको बताई थी, एक एंट्री और करनी पड़ सकती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, कि 3 करोड़ के आपने जो डिबेंचर इशू किए हैं, अगर आप इस एंट्री का यूज करते हो तो ये एंट्री भी आपको दिखानी पड़ेगी। उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपके डिबेंचर सस्पेंस है ना, अब वो डेबिट हुआ है, डेबिट हुआ है तो उसे एसेट्स में दिखाओ, पर नई बैलेंस शीट के पैटर्न में डिबेंचर सस्पेंस की कहीं एसेट्स में जगह ही नहीं है, इसलिए उसको आप क्या करते हैं, लायबिलिटी में से लेस करके बता देते हैं। तो डिबेंचर आपके कितने थे, डिबेंचर आपके थे 5 करोड़ के, वो तो ये रहे। आपने यहाँ डिबेंचर और क्रेडिट कर दिए 3 करोड़, वो 3 करोड़ यहाँ आएंगे, और उसमें से ये डिबेंचर सस्पेंस 3 करोड़ लेस हो जाएगा। कुल मिलाकर नलीफाई हो गया, लेकिन इससे हमको ये पता लग गया कि हमने कोई डिबेंचर इशू कर रखे हैं, वो कोलेटरल सिक्योरिटी पर हैं, इससे हमें बस ये पता लग जाता है। तो पुरानी वाली बैलेंस शीट इस वाली में देखोगे तो ये 3 करोड़ कहीं नहीं दिखाए गए, और नए वाले में इस वाली एंट्री के थ्रू करोगे तो फिर आपको ये दोनों दिखाने पड़ेंगे। ये भी एक तरीका होता है कोलेटरल सिक्योरिटी को करने का। रेस्ट अमाउंट सारे सेम है, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं, केवल ये एंट्री अगर आप करोगे तो उसका डेबिट और क्रेडिट आपस में लेस करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर एंट्री करोगे तो उसका इम्पैक्ट तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। अगर ये एंट्री नहीं करोगे तो फिर इस तरीके से कर देना, एंट्री करोगे तो फिर आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा। तो ये दोनों तरीके कोलेटरल सिक्योरिटी के आपको पता होनी चाहिए।